वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल काव्या इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, कल हमने क्लास नहीं कर पाई थी। कल किसी टेक्निकल इशू की वजह से हमने कल की क्लास नहीं कर पाई थी, लेकिन आज हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज की लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव की कार्यकारी डेफिनेशन पढ़ेंगे, बोले तो वर्किंग डेफिनेशन पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इसकी एक डेफिनेशन बताई थी, वो इमेजिनरी डेफिनेशन को मैंने आपको बताया था कि इमेजिनरी डेफिनेशन पृष्ठ तनाव की यानी कि सरफेस टेंशन की जो इमेजिनरी डेफिनेशन होती है वो होती क्या है। लेकिन आज की वीडियो में आज मैं बताऊंगा कि इसकी वर्किंग डेफिनेशन भी होती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सरफेस टेंशन की दो डेफिनेशन होती हैं। पहली डेफिनेशन इमेजिनरी डेफिनेशन होती है और दूसरी डेफिनेशन वर्किंग डेफिनेशन होती है। तो पिछले की वीडियो में बोलो तो पिछले क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूं इमेजिनरी डेफिनेशन, आज पढ़ाऊंगा वर्किंग डेफिनेशन। क्या वर्किंग डेफिनेशन क्या होती है, इसकी वर्किंग डेफिनेशन। तो सबसे पहले एक बार सेशन को शेयर करके आइएगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और जिससे आने वाले नोटिफिकेशन की आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो। और क्लास की पीडीएफ नोट्स या अन्य इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जो टेलीग्राम चैनल है काव्या इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, एक बार सेशन को शेयर करके आइएगा, उसके बाद स्टार्ट करते हैं वर्किंग डेफिनेशन। क्या वर्किंग डेफिनेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वर्किंग डेफिनेशन होती क्या है, वर्किंग डेफिनेशन होती क्या है। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि ये क्या बना हुआ है, एक मच्छर। क्या बना हुआ है, एक मच्छर। बोलो तो एक आतंकवादी के रूप में इसको हम मानेंगे। क्या एक आतंकवादी के रूप में मानेंगे, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जो आतंकवादी होते हैं वो एक पीछे से हमला करते हैं, बोले तो पीछे से अटैक करते हैं। लेकिन हमारा ये जो मच्छर होता है वो पीछे से नहीं बल्कि बता के हमला करता है। बात करो कैसे, समझिए एक बार जरा कि कैसे ये हमला करता है। मानो ये आया आपके पास आया, बोलो तो करता नहीं है, आवाज वुनवुन करता हुआ आता है। बोलो कौन है वे, नहीं है। बोलो कौन है, पूछा कौन है, अकेला हूं, सिंगल हूं। जट से आप पे अटैक किया और चला गया। लेकिन यहीं पे मैं अगर दूसरा एग्जांपल सेट करूं तो मान लो कि जैसे गांव गलियों में एक खेल वाला मदारी देखा होगा तुमने, एक खेल वाला मदारी होता होगा। वो क्या करता है, अपने खेल को स्टार्ट करने से पहले एक व्यक्ति को चुनता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मेरे खेल में भाग ले सकता है, वहीं पर एक व्यक्ति आता है। मान लो ये क्या है, खेल वाला है। यहाँ पर एक व्यक्ति ने हैंड ओवर किया कि हाँ मैं हूं, आपके खेल में भाग ले सकता हूं। लेकिन जब इस खेल वाले ने इस व्यक्ति से ये कहा कि खेल के दौरान जो भी एक्टिविटीज होगी या जो भी घटना होगी उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो जो व्यक्ति खड़ा था वो झट से, मान लो यहाँ पे खड़ा था, झट से पीछे हो जाता, भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है, खेल के दौरान जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी घटना होगी वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन ये खेल वाला फिर उसके साथ क्या करता है, खेल वाला उसके साथ करता क्या है, वो करता है कि भाई यहां से वो पीछे हट गया। बोलो तो उसने एक स्थान ग्रहण कर लिया, यानी कि उसने एक एरिया कवर किया। लेकिन यहां से ये खेल वाला जो व्यक्ति है वो उसको यहां से खींचने का प्रयास करेगा अपनी ओर कि आजा भाई, कुछ नहीं होगा। यहां से उसने खींचने का प्रयास किया, बोलो तो एक टेंशन उत्पन्न किया, यानी कि उसने एक तनाव लगाया। बोलो तो टेंशन उत्पन्न किया। यही क्या होता है, सरफेस टेंशन, एक खिंचाव, एक तनाव। क्या होता है, सरफेस टेंशन। अब देखो, सरफेस टेंशन कहता है कि इस व्यक्ति ने इसको यहां तक लाने में कोई ना कोई कार्य किया होगा। जब किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले आते हैं तो क्या करते हैं, कोई ना कोई वर्क करते हैं। तो यहाँ पर जो टेंशन कहता है, बोलो तो सरफेस टेंशन क्या कहता है कि T बराबर होता है W/A।
T बराबर होता है W/A, यानी कि क्या कहता है ये कि इकाई क्षेत्रफल बोलो तो यूनिट एरिया में किसी अणु बोलो तो मॉलिक्यूल्स को पृष्ठ तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे कहते हैं हम क्या, पृष्ठ तनाव। फर्क समझना, अंतर देखना। जो इमेजिनरी डेफिनेशन थी वो थी T बराबर F/L। वहां पर हमने यूनिट किसको माना था, लेंथ को। किसको, लेंथ को। लेकिन यहां पर जो यूनिट मानते हैं वो एरिया को। किसको, एरिया को। यानी कि यूनिट एरिया में, यूनिट क्षेत्रफल में एक पृष्ठ पर, यानी कि यूनिट एरिया में एक अणु को एक पृष्ठ तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन। क्या, सरफेस टेंशन। यानी कि जो इमेजिनरी डेफिनेशन थी वो क्या थी, यूनिट लेंथ में प्रति एकांक इकाई पर एक किसी अणु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो बल लगाया जाता है वो क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन। लेकिन वहीं पर वर्किंग डेफिनेशन क्या कहती है, यूनिट एरिया पर किसी अणु को एक पृष्ठ तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वर्किंग डेफिनेशन। किसकी, पृष्ठ तनाव की। अब देखो मेरे लाल, मैं यहां से क्वेश्चन को जनरेट कर सकता हूं, बोलो तो क्वेश्चन को बना सकता हूं। वो क्वेश्चन कैसे बना सकता हूं, देखो क्वेश्चन कैसे बना सकता हूं। सबसे पहले मैं यहां से बात करूं कि इसका मैं आपसे पूछ सकता हूं यहां से इसका यूनिट क्या निकलेगा। यहां से तो हमने यूनिट को पता कर लिया था कि यहां से जो यूनिट निकला था वो N/मीटर निकला था। क्या, N/मीटर। याद रखना वो यहां से इमेजिनरी डेफिनेशन थे। किससे, इमेजिनरी डेफिनेशन से था, N/मीटर। लेकिन मैं यहीं पर बात करता हूं इससे, इस वाले फॉर्मूले से अगर मैं बात करूं, ऊपर क्या है, कार्य। और कार्य का यूनिट होता है जूल। कार्य का यूनिट होता है जूल। और नीचे है एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। बोलो तो मीटर इंटू मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। क्या, मीटर स्क्वायर। इतना क्लियर। अगर मैं यहीं पर बात करूं सीजीएस यूनिट की, बोलो तो एक सीजीएस सिस्टम में जो सरफेस टेंशन होता है उसका यूनिट क्या होता है। पहले तो सीजीएस सिस्टम होता क्या है, सीजीएस सिस्टम होता है, इसका पूरा नाम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। जब मैंने आपको पहला लेक्चर पढ़ाया था, बोलो तो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको चारों सिस्टम को बताया था कि क्या होता है सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। मैं बात करूं सीजीएस सिस्टम की, तो सीजीएस सिस्टम हमारा वो सिस्टम है जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। उस सिस्टम को कहते हैं हम सीजीएस सिस्टम, सीजीएस पद्धति। अब देखो इसका सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट निकालने के लिए ऊपर किसका है, कार्य का। किसका, कार्य का। मैं जब आपको वर्क एनर्जी पावर पढ़ाया था तो मैंने आपका कार्य का एक वर्ग का क्या बताया था, सीजीएस यूनिट बताया था। क्या बताया था, सीजीएस यूनिट। अब देखना सीजीएस यूनिट वर्ग का क्या होता था, अर्ग। क्या होता था, अर्ग। नीचे क्या है, क्षेत्रफल, बोलो तो एरिया। मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है, लेकिन लंबाई को सीजीएस सिस्टम में जो मापा जाता है वो सेंटीमीटर में मापा जाता है, तो मीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर। यहाँ पे सीजीएस क्या था, इमेजिनरी डेफिनेशन में वो था डायन/सेंटीमीटर, डायन/सेंटीमीटर। इतना क्लियर। अब देखो मैं यहां से डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकता हूं, बोलो तो विमा निकाल सकता हूं, अब देखना विमा क्या निकालूंगा। ऊपर क्या है, कार्य। अब उम्मीद करता हूं आपको कार्य की जो विमा है, डायमेंशन फॉर्मूला है, वो डायरेक्ट याद हो गया होगा। यानी कि जो कार्य का डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो m1L2 T⁻⁻2 होता है। और नीचे क्या है, मीटर बोलो तो लेंथ बोलो तो L, यानी कि L2 से L2 कैंसिल आउट, बचा क्या, m1 T⁻⁻2, m1 T⁻⁻2। इस फॉर्मूले से भी डायमेंशन यही निकली थी और इस फॉर्मूले से भी डायमेंशन यही निकली है। यानी कि ये क्लियर हो गया कि सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो m1 और T⁻⁻2 होता है। लेकिन
लेकिन इस विमा को अगर उसने ऐसे लिख दिया कि m1 L0 t की पावर माइनस के 0, ये भी राइट है, ये भी राइट है। L0 कहने का मतलब ये है कि उसमें लंबाई नहीं है, सॉरी उसमें लेंथ है ही नहीं है, तो L0 भी कह सकता है, या ऐसे भी कह सकता है m1 t की पावर माइनस के 2, m1 t की पावर माइनस के 2 भी कह सकता है। तो अब देखिएगा, सॉरी फॉर मिस्टेक, सॉरी फॉर कुछ स्टैंड हिल गया था इस वजह से। अब देखो यहां तक क्लियर हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अब मैं बात करता हूं इसकी राशि की। अब मैं बात करता हूं कि सरफेस टेंशन राशि कैसी है। तो मैंने जब आपको इमेजिनरी डेफिनेशन पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सरफेस टेंशन है वो राशि कैसी है, वो राशि है अदिश। कैसी राशि है? अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश राशि। इतना क्लियर? इतना क्लियर। यानी कि सरफेस टेंशन की जो वर्किंग डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल, बोलो तो यूनिट एरिया में एक अणु को एक पृष्ठ तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। फॉर्मूला होता है T बराबर W/A। लेकिन वहीं पर मैं बात करूं उसके इमेजिनरी डेफिनेशन की, यानी कि काल्पनिक परिभाषा की, तो वो क्या होती है? यूनिट लेंथ में किसी अणु पर जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। ये डेफिनेशन थी इमेजिनरी डेफिनेशन, और ये जो डेफिनेशन है वो क्या है? वर्किंग डेफिनेशन। तो उम्मीद करता हूं आपको वर्किंग डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि सरफेस टेंशन की वर्किंग डेफिनेशन होती क्या है। तो क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बोलूं तो जो से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आज की वीडियो में लगभग कम से कम 15 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में हिट होते हैं। 15 क्वेश्चन में से कैसे भी आपसे पूछ सकता है। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो डिपेंडेंसी ऑन सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, बोले तो पृष्ठ तनाव की निर्भरता पढ़ेंगे। क्या? पृष्ठ तनाव आखिर में सरफेस टेंशन डिपेंड किस पे करता है, निर्भर किस पे होता है। तो इतना क्लियर हुआ, नोट कीजिएगा। उसके बाद चलते हैं डिपेंडेंसी ऑन सरफेस टेंशन। तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब पढ़ेंगे डिपेंडेंसी ऑन सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव की निर्भरता। पृष्ठ तनाव की निर्भरता। अब देखो नंबर 1, पृष्ठ तनाव की निर्भरता। पृष्ठ तनाव की निर्भरता यानी कि डिपेंडेंसी ऑन सरफेस टेंशन। डिपेंडेंसी ऑन सरफेस टेंशन। डिपेंडेंसी ऑन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन किस पे निर्भर करता है? सरफेस टेंशन, उम्मीद करता हूं आपको ऊपर दिख रहा होगा, डिपेंडेंसी ऑन सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव किस पे निर्भर करता है? पृष्ठ तनाव निर्भर किस पे करता है? तो देखिए पृष्ठ तनाव निर्भर किस पे करता है वो देखते हैं कि इससे निर्भर किस पे करता है। अब देखो सबसे पहले मैं इसकी जो लेता हूं वो क्या है? इसका ताप पर। वो क्या है? इसका ताप पर, बोलूं तो टेम्परेचर पर, बोलूं तो ऑन टेम्परेचर यानी कि ताप पर कैसे निर्भर करता है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बोलूं तो थोड़ी देर रुकना, मैं इंक डाल दूं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर। अब देखो क्या होता है,
सबसे पहले देखते हैं टेम्परेचर पर कैसे निर्भर करता है। तो देखो, मानो फॉर दिस एग्जाम्पल, ये कोई पात्र है, इस पात्र में जल भरा हुआ है, बोले तो वाटर भरा हुआ है। क्या? वाटर भरा हुआ है। इतना क्लियर? अब देखो, मैं कहता हूं कोई पात्र है, वाटर भरा हुआ, ठीक है। क्या एक चीज क्लियर कीजिए, मैंने आपको कोहेसिव और एडेसिव फोर्स पढ़ाए थे। कोहेसिव फोर्स क्या होता है और एडेसिव फोर्स क्या होता है। मुझे एक बात बताइए, जब ये इसमें वाटर भरा हुआ है तो ये जल बोलूं तो वाटर का मॉलिक्यूल्स, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल्स, तो इन दोनों के बीच यानी कि आपस में दोनों खींचेंगे, आपस में दोनों को खींचेंगे, बोले तो खिंचाव उत्पन्न करेंगे, बोले तो टेंशन उत्पन्न करेंगे। आपस में अगर एक दूसरे को दोनों में खींचेंगे, बोले तो टेंशन उत्पन्न करेंगे, यानी कि खिंचाव उत्पन्न करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? सरफेस टेंशन होगा। सरफेस टेंशन होगा। इतना तो क्लियर हो गया, सरफेस टेंशन होगा। लेकिन जब ये आपस में दोनों को खींचेंगे, आपस में दोनों को खींचेंगे, अगर ये आपस में एक दूसरे को खींचेंगे, मैं यहीं पर इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, बोलो तो ताप बढ़ा दूं, तो ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से तेजी से भागेंगे, इधर उधर तेजी से भागेंगे। बोले तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल्स है उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। क्लियर एंड नॉट क्लियर? यानी कि जब उनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। जब बीच की दूरी ही बढ़ेगी तो मैं यहाँ पे जो कह सकता हूँ ये वाटर एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स है, बोले तो सेम मॉलिक्यूल्स है, तो इनके बीच जो कोहेसिव फोर्स होगा वो डिक्रीज होगा। बिल्कुल जी हाँ, डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जो वाटर एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स है आपस में एक दूसरे को खींचेंगे। जब आपस में एक दूसरे को खींचेंगे तो उनके बीच एक तनाव उत्पन्न होगा, एक टेंशन उत्पन्न होगा, बोलो तो सरफेस टेंशन उत्पन्न होगा। वो जो टेंशन है अगर मैं उसका टेम्परेचर बढ़ा दूं तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तेजी से मूव करने लगेंगे, तो उनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो मैं कह सकता हूं कि कोहेसिव फोर्स घट जाएगा। कोहेसिव फोर्स बोलूं तो ससंजक बल घट जाएगा, यानी कि ससंजक बल घट जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ससंजक बल ही क्यों घटेगा, ससंजक बल ही क्यों घटेगा, आसंजक बल क्यों नहीं घट सकता? वो भी तो एक बल है, लेकिन नहीं, क्योंकि वाटर एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, बोले तो सेम मॉलिक्यूल्स हैं, और सेम मॉलिक्यूल्स के बीच जो लगता है वो केवल कोहेसिव फोर्स लगता है। बात करूं ससंजक बल लगता है, तो इस वजह से ससंजक बल घट जाएगा। और जब ससंजक बल घट जाएगा तो मैं कह सकता हूं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन घटता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। सरफेस टेंशन बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, बोलो तो सरफेस टेंशन घटता है। किस वजह से घटता है? क्योंकि उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर जब डिस्टेंस बढ़ जाती है तो कोहेसिव फोर्स घटता है, और कोहेसिव फोर्स घटेगा तो सरफेस टेंशन भी घटेगा। क्यों घटेगा क्यों? ऐसा क्या रीजन है? कोहेसिव फोर्स घटेगा तो ससंजक बल के घटने के कारण पृष्ठ तनाव घटेगा, उसका भी रीजन है। क्यों घटेगा? अगर कोहेसिव फोर्स घट रहा है तो मेरे लाल एक बात बता, सरफेस टेंशन में मैंने जब आपको पहली वीडियो दी थी उसमें यह बताया था कि जो सरफेस टेंशन है उसका मेन कारण है ससंजक बल, बोलो तो कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स के कारण ही ससंजक बल उत्पन्न होता है। कोहेसिव फोर्स के कारण ही सरफेस टेंशन उत्पन्न होता है, यानी कि सरफेस टेंशन जो है वो कोहेसिव कारण का ही एक मुद्दा है। बोलो तो कोहेसिव फोर्स की वजह से जो उत्पन्न होता है वो सरफेस टेंशन होता है।
जब कोहेसिव फोर्स घटेगा तो सरफेस टेंशन भी घटेगा। मेन रीजन ये है कि जो सरफेस टेंशन होता है वो कोहेसिव फोर्स की वजह से ही उत्पन्न होता है। कोहेसिव फोर्स नहीं होगा तो तुम्हारी कोई ताकत नहीं है कि तुम सरफेस टेंशन को उत्पन्न कर सको। बिना कोहेसिव फोर्स के सरफेस टेंशन को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोहेसिव फोर्स के बिना सरफेस टेंशन को उत्पन्न करना संभव ही नहीं है। बोले तो संभव ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कोहेसिव फोर्स के बिना मैं सरफेस टेंशन को उत्पन्न कर सकूं। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। बिना कोहेसिव फोर्स के हम सरफेस टेंशन को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो सरफेस टेंशन बोलो तो सरफेस टेंशन का घटने का कारण ये है कि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो वहां पर जो कोहेसिव फोर्स है वो घट जाएगा। जब कोहेसिव फोर्स ही घट जाएगा तो ससंजक बल के कारण जो सरफेस टेंशन है वो भी डिक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि ससंजक बल के कारण ही सरफेस टेंशन उत्पन्न होता है। बोलो तो पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। समझ में आया? पहली डिपेंडेंसी समझ में आई। नंबर 2 डिपेंडेंसी। नंबर 2 जो डिपेंडेंसी है वो तुम्हारा डिपेंडेंसी नहीं, मैं बोलूं तो सुपर नोट है। बोलो तो सुपर नोट पॉइंट है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन हिट होता है, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन हिट होता है। अब देखना गौर से, मैं लिख रहा हूं 4 डिग्री सी पर द्रव का पृष्ठ तनाव, द्रव का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, अधिकतम होता है। 4 डिग्री सी पर पृष्ठ तनाव अधिक होता है। कैसे? 4 डिग्री सी पर पृष्ठ तनाव अधिक होता है कैसे? मान मेरे लाल, फॉर एग्जाम्पल ऑयल का एग्जाम्पल ले ले, ऑयल का एग्जाम्पल ले ले। किसी पात्र में ऑयल भरा हुआ है, बोलो तो मान इस पर एक ऑयल भरा हुआ है, इसमें एक ऑयल भरा हुआ है। इसकी जो ऊपरी सरफेस होती है, बात करूं तो ऑयल की जो ऊपरी सतह होती है उस सतह पर एक झिल्ली सी बन जाती है। मान ऑयल मत ले, तू मान फॉर एग्जाम्पल इस कप में चाय भरी हुई है, इस कप में चाय भरी हुई है। थोड़ी देर बाद जब चाय ठंडी होती है तो उसकी जो ऊपरी सतह होती है उस पर एक लेयर सी बन जाती है, उस पर एक लेयर बोलो तो परत बन जाती है। वो अपने ऊपर क्या करती है? खिंचाव जनरेट करती है। जब वो खिंचाव जनरेट करेगी तो उस पर सरफेस टेंशन उत्पन्न होगा, बोलो तो पृष्ठ तनाव उत्पन्न होगा, पृष्ठ तनाव उत्पन्न होगा। लेकिन अगर मैं उसको दोबारा से हीट कर दूं, दोबारा से गर्म कर दूं तो उसकी जो लेयर थी वो बिखर जाएगी। बोलो तो उसकी जो लेयर है, झिल्ली है, परत है, वो खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। यानी कि हीट करने पर वो लेयर खत्म हो जाती है। तो मेरे लाल यानी कि 4 डिग्री सी पर जो पृष्ठ तनाव होता है वो अधिकतम होता है। नोट कर लेना। यहाँ पर जो डाउट बनता है स्टूडेंट का, वो भी डाउट बनता है कि इसमें जो डाउट बनता है वो बनता है तुम्हारा डेंसिटी को लेकर, डेंसिटी बोलो तो घनत्व को लेकर, यानी कि इसका डाउट बनता है। ये इसका मतलब क्या है? इसका रीजन है ये भी है कि 4 डिग्री सी पर द्रव का घनत्व भी अधिकतम होता है, द्रव का घनत्व भी अधिकतम होता है। ये डाउट बनता है स्टूडेंट का। वो रटते क्या है कि 4 डिग्री सी पर द्रव का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो अधिकतम होती है। वहीं पर वो दिमाग क्या लगाते हैं, जब डेंसिटी अधिकतम होती है तो 4 डिग्री सी पर सरफेस टेंशन कम होता होगा। नहीं, लेकिन नहीं मेरे बच्चा, यहाँ पर जो काम होता है वो 4 डिग्री सी पर द्रव का पृष्ठ तनाव भी अधिकतम होता है, और 4 डिग्री सी पर मैं बोलूं तो डेंसिटी भी अधिकतम होती है। अगर पृष्ठ तनाव अधिकतम है तो मुझे एक चीज बताइए, मैं यहां से 4 डिग्री सी से मैं अगर 70 डिग्री सी टेम्परेचर कर दूं, तब मुझे बताइए कि सरफेस टेंशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सरफेस टेंशन क्या होगा? जब मैंने 4 डिग्री सी से 70 डिग्री सी टेम्परेचर कर दिया, इसका मतलब ये है मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उन मॉलिक्यूल्स के बीच जो डिस्टेंस होगी वो बढ़ जाएगी। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो कहने का मतलब यह है कि कोहेसिव फोर्स घटेगा।
कोई से फोर्स बोलो ससंजक बल घट जाएगा। जब ससंजक बल ही घट जाएगा तो उसका मतलब सरफेस टेंशन भी घट जाएगा, सरफेस टेंशन भी घट जाएगा। यानी कि ये पॉइंट तो हम आगे भी पढ़ चुके हैं। पहला पॉइंट था डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे सरफेस टेंशन घटेगा। जी हाँ बिल्कुल, 4 डिग्री सी से मैंने 70 डिग्री सी कर दिया, सरफेस टेंशन घट गया। क्लियर क्लियर। अच्छा, अगले नोट पे चलते हैं। अगला जो नोट है, अगला जो सुपर नोट है वो कहता है, वो ये कहता है क्रांतिक ताप बोलो तो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव शून्य होता है। क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव शून्य होता है। जी हाँ बिल्कुल। कैसे, ध्यान से समझना मेरी बात को। क्रिटिकल टेम्परेचर पर द्रव का पृष्ठ तनाव शून्य होता है। कहने का मतलब ये है कि सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड किस पे, क्रिटिकल टेम्परेचर पर इक्वल टू शून्य। सरफेस टेंशन जो है क्रिटिकल टेम्परेचर पर 0 होता है। कैसे, समझ मेरे लाल। मान ले फॉर दिस एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, बोलूं तो मैं जो खड़ा हूँ वो क्रिटिकल टेम्परेचर पर खड़ा हूँ। किस पे, क्रिटिकल टेम्परेचर पर खड़ा हूँ मैं। अगर मैं क्रिटिकल टेम्परेचर पर खड़ा हूँ तो अगला जो बंदा है वो पूछता है भाई, मैं उससे कहता हूँ मैं तो मस्त होके एकदम क्रिटिकल टेम्परेचर पर खड़ा हूं, तो अगला जो बंदा है वो कहता है मेरे लाल तेरा जो है सरफेस टेंशन है वो शून्य होगा। क्यों, क्योंकि मैं मस्त होके एकदम क्रिटिकल टेम्परेचर पर खड़ा हूं, और क्रिटिकल टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन के नाम की कोई चीज ही नहीं होती। क्रिटिकल टेम्परेचर है बोलो तो जो क्रांतिक ताप है उस पे सरफेस टेंशन के नाम की कोई चीज नहीं होती है। यानी कि क्रांतिक ताप पर सरफेस टेंशन का मान क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। क्लियर क्लियर। अब देखो अगले नोट की मैं बात करूं तो मैं ऊपर से हटाना चाहूंगा जो पहली डिपेंडेंसी है, उसके बाद मैं अगले नोट पे चलता हूं। इतना क्लियर हो गया होगा, डिपेंडेंसी क्लियर हो गई हुई 3। अब चलता हूं अगले डिपेंडेंसी पे, तो सबसे पहले मैं इसको हटाऊंगा। नोट करना हो कर लीजिए। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, 4 जो नोट लिखाए हैं वो चारों क्वेश्चन एग्जाम में हिट होते हैं, चारों क्वेश्चन एग्जाम में हिट होते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगली डिपेंडेंसी पे। देखो अगली डिपेंडेंसी हम पढ़ेंगे, जो डिपेंडेंसी है अशुद्धियों पर। कैसी, अशुद्धियों पर। यानी कि हम अशुद्धियों पर डिपेंडेंसी पढ़ेंगे कि अशुद्धियों के कारण जो सरफेस टेंशन होता है वो क्या होता है, अशुद्धियों के कारण सरफेस टेंशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखो अशुद्धियों पर, नंबर 4 अशुद्धियों पर, अशुद्धियों पर। अब ध्यान रखना यहां से क्वेश्चन हिट होता है एग्जाम में, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अशुद्धियों पर जो सरफेस टेंशन होता है वो 2 तरीके से डिपेंड करता है, 2 तरीके से डिपेंड करता है। कैसे, समझ कैसे, कितने तरीके से, 2 तरीके से। नंबर एक, अगर मान ले ये एक बोतल है, बोतल में पानी भरा हुआ है, बोतल में पानी भरा हुआ है। अगर मैं यहीं पर मैं इसकी बात करूं कि जो बोतल है उस बोतल में मैंने डाल दी कोई अशुद्धि, मैंने उस बोतल में मैंने कोई डाल दी अशुद्धि। मान ले फॉर एग्जांपल के लिए मैंने इस बोतल में कोई बोलो तो नमक डाल दिया, साल्ट डाल दिया। क्या, साल्ट डाल दिया। मैंने इस बोतल के पानी में क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया। क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया, टाटा फिश। इस बोतल में यानी कि बोतल के पानी में मैंने NaCl डाला, बोलो तो नमक डाल दिया, नमक पूरी तरह से घुल के एकदम टाटा फिश फ्री होके मस्त होके बैठा है पानी में, एकदम नमक घुल गया पूरी तरह। लेकिन मैं वहीं पे बात करूं, मैंने इस बोतल के पानी में बोलूं तो साबुन डाल दूं। अगर मैंने बोतल के पानी में साबुन डाला, बोलूं तो अपमार्जक डाला, यानी कि अपमार्जक डाला तो पूरी तरह नहीं घुलेगा साबुन पानी में। नंबर 3 एग्जाम्पल समझ। मान मैंने बोतल के पानी में मिट्टी के कण डाल दिए,
मिट्टी के कल डाल दिए तो वो भी पूरी तरह नहीं घुलेंगे, वो भी पूरी तरह नहीं घुलेंगे। तो यानी कि एक बात क्लियर हो गई, जो अशुद्धियों पर जो डिपेंडेंसी है वो दो तरीकों से करेगी। नंबर एक, जो अशुद्धि पूरी तरह घुलनशील हो, और नंबर दो, जो अशुद्धि पूर्णतः घुलनशील नहीं हो। तो जो पहली जो घुलनशील अशुद्धि है, मैं कह सकता हूं अगर जो अशुद्धि है वो पूर्ण घुलनशील है। कैसी? पूर्ण घुलनशील है, यानी कि पूर्ण रूप से घुल जाती है, घुलनशील है। अगर अशुद्धि पूर्ण घुलनशील है, और नंबर दो की मैं बात करूं, अशुद्धि अपूर्ण घुलनशील है, बोलूं तो घुलनशील नहीं है, यानी कि मैं कह सकता हूं अघुलनशील है। कैसी? अघुलनशील है। कैसी है? अघुलनशील है। अब मैंने कहा, मान ले फॉर एग्जाम्पल के लिए, बोतल में पानी भरा हुआ है, पानी में मैंने घोल दिया नमक। क्या घोल दिया? नमक। बोलो तो NaCl घोल दिया। NaCl घोला, उसका घोल हो गया, एक तरफ रख दिया। दूसरी तरफ मैंने वहीं पर साबुन घोला, साबुन नहीं घोला, पूरी तरह से नहीं घोला। मैं पूछूंगा, अगर नमक को पानी में डालने पर वो अशुद्धि पूर्ण रूप से घुल जाती है, दूसरी तरफ मैं अगर एक पानी में साबुन को डाल दूं, वो पूर्ण रूप से नहीं घुलता है, दोनों में से सरफेस टेंशन किसका अधिक होगा? मेरे लाल, वो होगा साल्ट वाले घोल का। साल्ट वाले घोल का, यानी कि नमक वाले घोल का। क्योंकि अकॉर्डिंग टू सरफेस टेंशन की एक कंडीशन कहती है, अगर अशुद्धि पूर्ण घुलनशील है तो जो सरफेस टेंशन होगा वो बढ़ेगा, यानी कि घुलनशील अशुद्धि में जो सरफेस टेंशन होगा वो बढ़ेगा। कैसे? समझ। मान, मैंने द्रव प्लस पूर्ण रूप से घुलनशील अशुद्धि ली। अगर द्रव प्लस पूर्ण घुलनशील अशुद्धि है तो जो सरफेस टेंशन होता है वो बढ़ता है। कैसा होता है? बढ़ता है। लेकिन मैं वहीं पर अगर द्रव प्लस अघुलनशील अशुद्धि ले लूं, तो जो द्रव का, बोलो तो जो लिक्विड का जो सरफेस टेंशन होता है वो घटता है। मैंने यही बात तो आपको अभी समझाई थी। एक विलेन है, एक जो लिक्विड है, उसमें मैंने लिक्विड में क्या मिला दिया? मैंने साल्ट को मिला दिया, बोलूं तो नमक को मिला दिया, पूर्ण रूप से घुल गया। दूसरी तरफ मैंने अगर किसी विलेन को बनाना चाहा, उसमें मैंने साबुन को डाल दिया, साबुन पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा। जब साबुन पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा तो मैं कह सकता हूं कि उसका जो सरफेस टेंशन होगा वो कम होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा। अगर घुलनशील अशुद्धि है, बोलो तो नमक वाला जो घोल था वो पूर्ण रूप से घुल जाता है, तो उसका सरफेस टेंशन कैसा होगा? ज्यादा होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा। तो ये वाला जो अशुद्धियों पर डिपेंडेंसी है वो क्लियर हो गई होगी। अब देखो, एक अशुद्धि और है, नंबर 5, जो है विद्युतीकरण। क्या है? विद्युतीकरण पर जो सरफेस टेंशन है वो किस प्रकार से कार्य करता है? एक बात करना, मैंने एक पात्र लिया, पात्र में जल भरा हुआ है, मैंने उस पात्र के अंदर एक एनोड डाल दिया और एक कैथोड डाल दिया। क्या? एक एनोड डाल दिया और एक कैथोड डाल दिया। मान ले ये प्लस वाला है वो एनोड है, और जो माइनस वाला है वो कैथोड है। अब मैंने इस एनोड और कैथोड की सहायता से जल को गर्म किया, बोलो तो हीट किया। अब एनोड और कैथोड की सहायता से जो इसके अंदर जो जल था वो हीट होकर भाप बन के चलने लगा। हीट होगा जल और भाप बन के उड़ने लगा। क्लियर? लेकिन क्या एनोड और कैथोड के बाहर का जो जल है वो गर्म होके भाप बनेगा? नहीं, क्योंकि एनोड और कैथोड इनके बीच का जो जल है वो भाप बन के उड़ जाएगा, और इनकी जो सतह है, बाहरी सतह, वो बाहर वाले जल को गर्म नहीं करेगी, यानी कि इनकी वजह से ये रोक लेगी। इनके जो अंदर जो पानी था वो भाप बन के उड़ जाएगा। अब जब भाप बन के उड़ जाएगा तो कहने का मतलब ये है, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डिस्टेंस बढ़ेगी, और जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो अभी पीछे बता के आया हूं कि कोहेसिव फोर्स घटेगा।
कोहेसिव फोर्स घटेगा जब डिस्टेंस बढ़ेगी। बात करूं मैं यहाँ पर, अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो कहने का मतलब ये है कि कोहेसिव फोर्स घटेगा। जब कोहेसिव फोर्स घटेगा तो सरफेस टेंशन भी घटेगा। तो विद्युतीकरण के कारण जो सरफेस टेंशन पर जो प्रभाव पड़ता है वो क्या पड़ता है, घटता है। क्या पड़ता है, घटता है। क्लियर हुआ। अब नंबर 6 डिपेंडेंसी है संदूषण पर। कैसी, संदूषण पर। अब देखो, तुम कह रहे हो सर संदूषण क्या होता है। संदूषण समझो, मानो फॉर एग्जांपल के लिए बारिश होती है। क्या, बारिश होती है तो बारिश के पानी पर जो मच्छर बैठ जाते हैं, यानी कि बारिश के पानी पर मच्छर बैठ जाते हैं। जब बहुत सारे बारिश के पानी पर मच्छर इकट्ठे होते हैं तो कहने का मतलब कुछ समय बाद वहां पर क्या हो जाती है, एकदम से बहुत बड़े लेवल पर जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। मच्छर की जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। मैं कह सकता हूं एक बड़े पैमाने पर उनकी जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। क्लियर। लेकिन अगर मैं उस पानी पर ऑयल को डाल दूं, बिल्कुल, अगर मैंने उसी पानी पर ऑयल को डाल दिया, मानो फॉर दिस एग्जाम्पल, हम जाते हैं कहीं, कुर्सी पर बैठते हैं। जी हाँ, कुर्सी पर बैठते हैं। मान लो कुर्सी पर बैठ गए, ठीक है। दूसरी बार हम गए, उसी लेवल पर जाएंगे, उसी स्पीड से जाएंगे और उसी प्रकार से हम कुर्सी पर बैठेंगे। लेकिन होता क्या है, पीछे से अगर अचानक कोई कुर्सी को उठा दे, एकदम बम ब्लास्ट होगा। उसी प्रकार मच्छर लेवल पे जाता है, बारिश के पानी पे एकदम बैठता है, वो उस पे तैरता है। लेकिन अगर हम उसी पानी पे अगर ऑयल को डाल दें या कोई ग्रीस यानी कि कोई चिकनाई डाल दें, इस टॉपिक को ना हम इलास्टिसिटी से डिनोट कर सकते हैं, बोलो तो प्रत्यास्थता से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर विस्कोसिटी बोलो तो श्यानता से भी डिनोट कर सकते हैं। क्योंकि चिकने पदार्थों की श्यानता कैसी होती है। क्लियर। जब विस्कोसिटी पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा विस्कोसिटी होती क्या है, वाकई में फील कराऊंगा विस्कोसिटी क्या होती है। तो मान लो बारिश के पानी पर मच्छर बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं, तैरने लगा। लेकिन अगर हम उसी पानी पर ऑयल को डाल दें, बोलो तो तेल को डाल दें, तो जो मच्छर जाएगा उसी स्पीड से जाएगा। अगर वो बैठेगा उस पे बम ब्लास्ट होगा, बोलो तो गई भैंस पानी में, एकदम से वो पानी के अंदर, खेल खत्म, टाटा फिश, गई भैंस पानी में। यानी कि उसको पता नहीं था कि इस पे तेल डाल दिया है, ऑयल डाल दिया है, बोलो तो स्नेहक डाल दिया है। अगर वो अंदर चला जाएगा तो मुझे एक चीज बताइए, मानो फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर ये जल के अणु है, इसकी ऊपरी सतह पर मैंने ऑयल को डाल दिया, मच्छर आया, बैठा, अंदर पहुंचा, एक अणु पहले यहाँ पे था, एक अणु यहाँ पे था, एक अणु यहाँ पे था, मच्छर आया यहाँ पे बैठेगा, बोलूं तो इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो घट जाएगी या बढ़ जाएगी। जी हाँ, मॉलिक्यूल्स के बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाएगी। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो सर्फ जो कोहेसिव फोर्स है वो घटेगा। अगर कोहेसिव फोर्स घटेगा तो सरफेस टेंशन भी घटेगा। यानी कि संदूषण के प्रभाव पर सरफेस टेंशन क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। तो उम्मीद करता हूँ 6 की 6 डिपेंडेंसी आपके दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े में उतर चुकी होंगी। तो एक बार 6 क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना और एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर हिट होगा। यानी कि जो डिपेंडेंसी को लेकर सरफेस टेंशन की जो डिपेंडेंसी होती है वहां से क्वेश्चन को जरूर हिट करता है। अब चलते हैं, इसके कुछ प्रयोग होते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, उनको समझते हैं कि सरफेस टेंशन के एग्जाम्पल क्या होते हैं। इतना क्लियर। अब देखो सरफेस टेंशन के एग्जाम्पल देखेंगे क्या होते हैं सरफेस टेंशन के एग्जाम्पल। अब देखो नंबर 1 एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन, एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव के उदाहरण। पृष्ठ तनाव के उदाहरण क्या होते हैं, पृष्ठ तनाव के उदाहरण। आपने एक चीज देखी होगी, नंबर 1
नंबर 1 एग्जाम्पल है वो है, मान लो तुमने कभी कभी देखा होगा जब बारिश होती है तो बारिश की जो बूंद होती है वो एकदम से गोलाकार हो जाती हैं। कैसी? एकदम से गोलाकार हो जाती हैं, यानी कि बारिश की जो बूंद होती हैं वो एकदम से कैसी होती हैं? गोलाकार। किसका एग्जाम्पल है? सरफेस टेंशन का। किसका? सरफेस टेंशन का। जब बारिश की बूंद धरती पर पड़ती है तो पानी यानी कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। बोलो तो अलग अलग होने का कारण है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, और वाटर के मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो कोहेसिव फोर्स डिक्रीज, कोहेसिव फोर्स डिक्रीज तो पृष्ठ तनाव भी डिक्रीज। यानी कि सबसे पहला एग्जाम्पल ये है कि बारिश की बूंद का गोलाकार होना, बारिश की बूंद का गोलाकार होना। एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन। किसका एग्जाम्पल है? सरफेस टेंशन का। नंबर 2, दूसरी चीज तुमने देखी होगी कि जो कपूर होता है, कपूर का पानी पर तैरना, पानी की सतह पर तैरना, कपूर का पानी की सतह पर तैरना। एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन। किसका एग्जाम्पल है? सरफेस टेंशन का। नंबर 3, तुमने देखा होगा गरम सूप, गरम सूप ठंडे सूप की अपेक्षा, ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट होता है, अधिक स्वादिष्ट होता है। एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन, स्वादिष्ट होता है। नंबर 4 है सुई का पानी की सतह पर, पानी की सतह पर तैरना, सुई का पानी की सतह पर तैरना। एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन, एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन। नंबर 5 है बारिश के पानी पर, बारिश के पानी पर मच्छर का बैठना, मच्छर का बैठना। एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन। ये भी किसका एग्जाम्पल है? सरफेस टेंशन का एग्जाम्पल है। अब देखो एक इसका एग्जाम्पल और है, वो क्या है? तुमने देखा होगा कि हम साधारण जल में अगर कपड़े को धोएं उसकी अपेक्षा अगर गर्म पानी बोले तो गर्म पानी में धोएं तो गर्म पानी में जो कपड़े होते हैं वो अधिक जल्दी साफ हो जाते हैं, ना कि ठंडे पानी बोलो तो साधारण पानी में। क्या रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन ये है सरफेस टेंशन। क्या है? सरफेस टेंशन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म पानी बोलो तो उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। इस वजह से जो गर्म पानी में जो कपड़े होते हैं वो अधिक जल्दी साफ हो जाते हैं। यही रीजन है कि साधारण जल की अपेक्षा गर्म पानी में कपड़े जल्दी यानी कि अधिक जल्दी साफ हो जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन। तो ये एग्जाम्पल एकदम सटीक एग्जाम्पल है सरफेस टेंशन के। तो इन एग्जाम्पल को याद रखिएगा। यहाँ से जो पहला एग्जाम्पल है वो एयर फोर्स में ऑलरेडी पूछा हुआ है। बारिश की बूंद किसके कारण गोलाकार होती है? पृष्ठ तनाव बोले तो सरफेस टेंशन के कारण होती है, सरफेस टेंशन के कारण होती है। तो आज के लिए इतना ही। कल का जो अगला पार्ट है इसका पृष्ठ एनर्जी यानी कि सरफेस एनर्जी क्या होती है, उसके बाद एक कॉन्टैक्ट एंगल आता है, बोलो तो संपर्क कोण आता है, वो भी इसी में टॉपिक है। यानी कि अभी हमें 1 से 2 लेक्चर और करने पड़ेंगे सरफेस टेंशन के, जब हमारा जो सरफेस टेंशन होगा वो फिनिश होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।